हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। लास्ट क्लास में हम मुगल काल को स्टार्ट कर चुके हैं और जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के प्रारंभिक जीवन जिसमें उसने समरकंद के लिए कितना संघर्ष किया, उसका जीवन कैसा रहा, जन्म, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत में बाबर के आगमन और विजय, बाबर के भारत में आगमन और विजय अभियानों को डिस्कस करेंगे। पानीपत का पहला युद्ध, ये मैं आपके साथ आज बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेंस में एक बार लिखने को भी आया था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो युद्ध हुआ उसका महत्व क्या रहा, विवेचना कीजिए। या कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पानीपत के युद्ध का वर्णन कीजिए, क्योंकि यूपीएससी को इस बात से मतलब नहीं है कि युद्ध कब हुआ था, उसको इस बात से मतलब है कि युद्ध क्यों हुआ और उसका महत्व क्या था, कारण क्या थे। ठीक है, तो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, यूपीएससी के लेवल से डिस्कस करेंगे, कहानी की तरह समझेंगे। और जो जो मैं बोलूँगा आप उसको जाके A to Z लिख भी सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ मेरे डायलॉग्स छोड़ के बाकी आप सब A to Z लिख सकते हो। तो देखो, शुरू करते हैं। भारत विजय, ठीक है, बाबर का भारत आगमन। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि बाबर 1526 में आया था, पहले भी 1519, 1520, 24 और 25 में आक्रमण कर चुका है। 1526 में उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट विजय मानी जाती है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती वो थी पानीपत की लड़ाई। तो उसको जीतने के बाद बाबर ने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं भारत में रुकूंगा, इसलिए 1526 में मान लिया जाता है कि उसने भारत में मुगल काल की स्थापना कर दी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबर 1526 में आया, पहले भी आया था। तो बाबर का भारत आगमन और विजय अभियान, ये हम डिस्कस करेंगे। कहानी समझना है, कहानी समझो। तैमूर लंग आया, सब कुछ धूल में मिला के चला गया। बाबर उसी का वंशज है और बाबर भी अब भारत में आ रहा है। अब बाबर तो आ रहा है, भारत की क्या स्थिति है। तो बाबर के भारत आगमन के समय भारत की स्थिति देखो पहले आप। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, सबसे महत्वपूर्ण सूबा है। और दिल्ली में इस समय लोदी वंश का इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। ये तो पहले की 4-5 क्लास से हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी है ना यार, बताना पड़ेगा कि बाबर के आगमन से पहले भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, दिल्ली में इब्राहिम लोदी। राजस्थान में इस समय राजपूत राजा राणा सांगा शासन कर रहे थे। ठीक है, जौनपुर में जलाल खां लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसको इब्राहिम लोदी ने ही मार दिया। और जौनपुर के लोगों ने अराजकता से ऊबकर नसीर खां नूहानी को अपना शासक मान लिया कि आज से ये हमारा राजा। बंगाल में नुसरत शाह, ठीक है। गुजरात में तो एकदम अलग ही स्टेट है, इधर तो रिपब्लिक ऑफ भारत चल रहा है, रिपब्लिक ऑफ गुजरात चल रहा है। और यहाँ पर शासक था बहादुर शाह, जो मूल रूप से एक राजपूत है, लेकिन इन्होंने इस्लाम अपना लिया था
हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं मैं गुजरात की। ठीक है, दक्षिण में बहमनी और विजयनगर। अब आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कमेंट में कि आपको कैसे पता ये लोग थे। बाबर ने खुद बताया है कि कहां पर कौन था। तुजू के बाबरी में बाबर ने खुद बताया है कि भारत में जिस समय मैंने आक्रमण किया उस समय भारत भारत नहीं था, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सब अपने आप को महान शासक, सुल्तान और राजा कहा करते थे। सबकी अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं थी, सबका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा था, सबका अपना अपना था। बाबर ने ये नहीं कहा कि भारत भारत देश था, उसने एक यूनियन कहा है कि एक राज्यों का समूह था, यूनियन ऑफ स्टेट्स था। ठीक है, तो दिल्ली की ये हालत है, राजस्थान की ये हालत है, जौनपुर। एक व्यक्ति दक्षिण बिहार में, दरिया खान लोहानी, दक्षिण बिहार, इसको भी ध्यान रखो। कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, कश्मीर भी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और मालवा में था इस समय महमूद द्वितीय। ठीक, ये कहानी है। अब राजस्थान में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में युद्ध है। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1517 खतौली के युद्ध में एक तरफा हरा दिया। इब्राहिम लोदी में इतनी बुद्धि नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, सबसे मेरे रिश्ते खराब है, मैं क्यों लड़ूं, लेकिन इसने लड़ाई की और हार गया। ठीक है, बहादुर शाह, ये मुजफ्फर शाह के बाद सबसे खतरनाक जो हम कहते हैं सुल्तान है बहादुर शाह। मूल रूप से राजपूत है लेकिन इसने इस्लाम अपनाया है। ठीक है, विजयनगर और बहमनी, इधर तो टेस्ट में चल ही रहा है, शुरू से लड़ाई है इनके बीच में। दक्षिण बिहार में दरिया खान लोहानी है। दरिया खान लोहानी का कहना है कि अपन से बोलना ही मत, अपन चुपचाप अलग शासन करते हैं, आप ऊपर कुछ भी करो नीचे कुछ भी करो, अपने से कोई मतलब नहीं, अपना एक ही काम है नशा करना। बंगाल में नुसरत शाह, अलग ही शासन है। जौनपुर में भाई को मार दिया तो नसीर खां को सुल्तान मान लिया, सबका अलग अलग चल रहा है। इस समय पंजाब, जो हमारा पंजाब है, यहां पर है दरिया खां लोधी, दरिया खां और आलम खां। ठीक है, और इस समय बाबर काबुल में है। बाबर इस समय कहाँ है? काबुल। आपको पता है कि 1519 में बाबर ने पहली बार आक्रमण किया, भिड़ा और बाजौर को जीता। फिर उसके बाद बाबर ने 1520-21 में एक बार फिर आक्रमण किया, क्योंकि दरिया खां ने बाबर के साथ धोखा कर दिया था। इसको हराया, फिर लौट गया, क्योंकि काबुल कांधार पे उस्मानी साम्राज्य कब्जा करने की सोचने लगा। ठीक है, ऐसे करते करते बाबर भी कहने लगा अब तो लास्ट स्टेप हो ही जाए कि आर या पार की लड़ाई हो। अब तो क्या मतलब है रोज रोज छुटपुट युद्ध करने से। तो 1525 बाबर ये बात सोच रहा था कि अब मैं हिंदुस्तान को जीतूंगा, क्यों, इधर तो जा नहीं सकता, पूरा उस्मानी साम्राज्य का कब्जा है यहाँ पे। शाह इस्माइल ईरान का, बाबर का दोस्त था, उसको भी उस्मानी साम्राज्य वालों ने मार दिया और पूरा ईरान, इराक, पूरा मध्य एशिया उस्मानी साम्राज्य के कब्जे में आ गया। ठीक है, अब बाबर ये सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान की ओर ही बढ़ सकता हूँ। और 1525 में खबर आई कि दरिया खां और आलम खां, दरिया खां का लड़का दिलावर खां और आलम खां का भतीजा दिलावर खां, ये एक संदेश लेके आया, मैसेज, कि इब्राहिम लोदी भ्रष्ट हो चुका है, उसके रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं है, इब्राहिम लोदी अमीरों के नज़र में अच्छा सुल्तान नहीं है,
आप आओ और दिल्ली से इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दो, इब्राहिम लोदी को हटा दो, क्योंकि दिलावर खां चाह रहा था कि सुल्तान मैं बन जाऊं, इसलिए बाबर को बुला रहा है। और बाबर की खुद की पहले से प्लानिंग है, और तुजूक बाबरी में उसने कहा भी है कि मैंने 1526 पानीपत के युद्ध तक ये ख्वाब नहीं छोड़ा कि मुझे भारत को जीतना है। उसकी पहले से प्लानिंग थी। ठीक है, अब दरिया खान लोहानी ने भेज दिया अपने लड़के दिलावर खां को, आया, दिया ऐसा पूरा मैसेज, पढ़ा उसने, कहते हैं अब क्या। तो बाबर ने सोचा कि भले मैं हिंदुस्तान को जीत पाऊं या ना जीत पाऊं, मैं पंजाब को तो जीतूंगा, पूरा पंजाब। और पंजाब बहुत समृद्धशाली था और बाबर बहुत गरीब व्यक्ति था। बाबर काबुल की आय से खुश नहीं था, अब उसको मिल गया मौका, बड़ा वो आ गया। तो 1525 में बाबर निकला पेशावर से, बाबर निकला सीधा और दरिया खां को भी साथ ले लिया, पूरे पंजाब पे कब्जा करा। ठीक है, इधर भी कब्जा पूरे पे। राणा सांगा ये भी एक दूत भेजता है अब कि बाबर भारत में आक्रमण करता है तो राणा सांगा की टीम मदद देगी, यानी राणा सांगा की जो सेना है वो बाबर का साथ देगी। बाबर को ये आश्वासन दिया राणा सांगा ने एक दूत मंडल भिजवा के, लेकिन ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है, इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा वादा किया था कि नहीं किया था। अब बाबर आगे बढ़ा, बाबर झेलम तक पहुंचा, झेलम नदी तक, और पूरा पंजाब इसके कब्जे में है। और पंजाब जो था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन एक सूबा था, दिल्ली सल्तनत का एक स्टेट था। और तुम किसी के स्टेट पर कब्जा करोगे तो ये, अभी हमारे कश्मीर पे पाकिस्तान आक्रमण करता है, हमला करता है, तो हम मुंह तोड़ जवाब देते कि नहीं देते, हम कैसे सहन कर लें, इसको भी कैसे सहन हो इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी ने बाबर का विरोध किया, बाबर के पास एक दूत मंडल भेजा पहले, और फिर बाबर ने भी भेजा, और बाबर ने ये कहा कि हमारा जो दादा परदादा था तैमुल्लंग वो तो सब कुछ जीत के गया था, हमें वापस दो और नहीं तो फिर हमसे युद्ध करो। तो इब्राहिम लोदी ने कहा कि ठीक है युद्ध स्वीकार है, लेकिन हम कैसे दे दें, क्योंकि ऐसे तो फिर चाइना वाले आ जाएंगे, कुसाड़ों ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। तो अब ये कहानी है। ठीक है, अब दोनों के बीच टकराव अपरिहार्य हो गया। अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि लड़ना ही है। इधर से इब्राहिम लोदी है, और इधर से बाबर है, और अब बिल्कुल फिक्स है कि अब लड़ाई होना है। तो इब्राहिम लोदी से पूछा कि और कहाँ मिलना चाहोगे। बाबर ने कहा जहां तुम बोलो, तुम्हारा देश है, तुम्हारी सल्तनत। तो बाबर ने कहा ठीक है, हम तो कहीं भी युद्ध लड़ लेते हैं, मिलो। तो पानीपत का मैदान सुनिश्चित हुआ। पानीपत, पानीपत जगह का नाम है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि पानी और पथ यानी कि एक ऐसा रास्ता होगा जिस पे पानी पड़ा होगा, लेकिन पानीपत का मतलब है एक मैदान, एक ग्राउंड है। ठीक है, जो आज हरियाणा में है इस समय पानीपत। तो 20 अप्रैल 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, पानीपत का पहला युद्ध। 3 युद्ध हैं, उसमें से पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, अब मैं एक ग्राउंड बनाऊंगा और ग्राउंड में बाबर ने कैसे अपना चक्रव्यूह रचा वो समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध है,
और बाबर ने जो चक्रव्यूह रचा वो तो सबसे बड़ी चीज है उसकी है जीत के लिए। और उसने बताया भी है कि मेरे जीत के कारण क्या क्या थे। देखो अब आप, ये एक ग्राउंड है, इसमें युद्ध होना है। इधर से इब्राहिम लोदी की सेना है ये, और इधर से बाबर की सेना है। बाबर की सेना में मात्र 12,000 लोग हैं, मात्र 12,000। 12,000 लोगों के साथ बाबर ने नदी को पार किया है। इधर 1,00,000 की सेना है। कितनी? 1,00,000। ये बाबर ने खुद ने बताया है, तुजू के बाबरी ने। लेकिन दरिया खां लोदी और आलम खां और इतने सारे जो इसके साथ आके मिल गए थे, इन लोगों ने भी बाबर को अपनी सेना दी। तो फिर बताया जाता है कि सेना लगभग 30,000 के आसपास पहुंच गई थी बाबर की। अब युद्ध होना है। बाबर तो नशे में है, बाबर पूरे टाइम शराब में अफीम डाल के खाता है, और ये शराब में अफीम डाल के खा रहा है। इधर सैनिक कह रहे हैं कि बादशाह युद्ध लड़ना है, कम से कम पैरों पे खड़े हो पाओ, इतना तो होश रखो। अरे कहता युद्ध ठीक है करेंगे, लेकिन नशा पर्याप्त होना चाहिए। इधर इब्राहिम लोदी 1,000 हाथी के साथ हाथी बैठा है, 1,000 हाथी हैं इसके पास। इधर नशा चल रहा है। अब ये सोचे कि ये आक्रमण करे बाबर, और बाबर सोचे कि इब्राहिम लोदी आक्रमण करे। कभी ये 150 लोग भेज दे लड़ने के लिए कि जाओ चेक करके आओ कैसा क्या है, कभी ये भेज दे। समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बाबर को चाहिए था टाइम, और वो समझना चाह रहा था कि कितने पानी में है इब्राहिम लोदी। बाबर एक नंबर का दिमागदार व्यक्ति था, बहुत समझदार, और गजब की रणनीति थी उसके अंदर, क्योंकि उसने तो घाट घाट का पानी पिया। अब बाबर ने ये सोच लिया कि युद्ध को लास्ट स्टेज तक ले जाना है। बाबर ने क्या किया, देखो सेना को, आधे मेरे पीछे आओ, आधे इधर जाओ, और आधे इधर जाओ। ये शोले पिक्चर देखी थी बाबर ने। बाबर ने एक सैनिक दस्ते को इधर पहुंचा दिया, एक सैन्य दस्ते को इधर पहुंचा दिया, और एक सैन्य दस्ते को पीछे से इस साइड पहुंचा दिया। चारों तरफ से बाबर ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। ठीक सामने उसने तोप लगा दी, कम से कम 30 से 40 तोप थी उसके पास, तोपें लगाई। देखो ये जो तोप है, ऐसा समझो ये तोप है, ये तोप है। ऐसी उसने 25 से 30 तोपें लगाई। इन तोपों को एक जंजीर से ऐसा बांध दिया जो एक दीवार की तरह काम कर रही है। ठीक, और इसके बीच में ये जो गैप छोड़ा है ना, इस गैप के बीच में से सेना निकलेगी, और इसको नाम दिया गया था बख्श भित्ति, इंग्लिश में ब्रेस्ट बक्स, ये नाम दिया गया ब्रेस्ट बक्स। जैसे कि ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, इसके बीच में से जो जगह है उसको ब्रेस्ट बक्स कहा जाता है। यानी कि एक रास्ता छोड़ दिया जिसमें से सेना निकल सके, और सेना आक्रमण कर सके, और बंदूकें चलाई जा सके। ये बाबर की प्लानिंग है। कुछ लोगों को बाबर ने झाड़ियों पर टांग दिया कि झाड़ियों पे जाओ, और इब्राहिम लोदी को ये लगा कि जैसे मध्य एशिया के आक्रमणकारी युद्ध करते थे कि आए और तेजी से लड़ाई की और मारा पीटी की और चले गए, उसको लगा ऐसे युद्ध करेंगे। और इनके तरफ जो भी लोग थे इब्राहिम लोदी के तरफ, वो सारे के सारे नौकर चाकर थे, और इसलिए कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ने वालों की संख्या कम थी, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या थी फिर भी। और बाबर की संख्या
जो सैनिक संख्या थी वो निश्चित ही कम थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हुआ ये कि ये पूरा चक्रव्यूह तैयार कर दिया। अब सुबह 8 बजे की बात है, 20 अप्रैल 1526, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे बाबर घोड़े पर से कूदा, वो सीधा युद्ध के मैदान में। बीच मैदान में बाबर अकेला, सबसे आगे युद्ध लड़ना ये बाबर की खासियत थी। बाबर कभी पीछे युद्ध नहीं लड़ता था। बाबर उतरा और आक्रमण, सेना सो रही है। इतने में एक ने कहा कि अरे बादशाह बता तो दिया करो कि युद्ध लड़ना है और आक्रमण करना है। तो बाबर नशा कर ही रहा है, पीते जा रहा है लपक, और अफीम भी चल रही है, सिगरेट जली रही है ऐसे हाथ में, और बाबर बीच मैदान में आक्रमण बोलते हुए आगे बढ़ रहा है। इब्राहिम लोदी की सेना को पता ही नहीं चल पा रहा। बाबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया और चारों तरफ से सीधा हमला, इधर से हमला, इधर से हमला, इधर से हमला, और जैसे ही तोपें चली तो पूरे के पूरे 1000 हाथी उस साइड भागना शुरू, पूरी सेना को कुचल दिया। और इतनी खतरनाक मारकाट चली कि 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे में रिजल्ट आ गया, 1 लाख सेना काट दी गई। बाबर इस युद्ध में पूरा खून से नहा लिया, इतना खतरनाक युद्ध किया था बाबर ने। पूरी सेना पता ही नहीं चल पाया, ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, पीछे से आक्रमण, तीरंदाजी, ऊपर से तोपें चला दी और बंदूकें भी। पहली बार बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल भारत में शुरू किया। उसने ये बताया है कि भिड़ा और बाजोर को जीतते समय मैंने उसका यूज़ किया था, बारूद का, लेकिन इससे पहले भारत में बारूद का ज्ञान हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में तोपों का ज्ञान नहीं था। तोप से बारूद को कैसे चलाया जाता है ये भारत के लोगों को नहीं पता था। और पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बहुत बहादुरी से लड़ा। बहादुरी से लड़ा, वो ऐसे लड़ा कि 5 से 6 हजार सैनिकों ने अकेले इब्राहिम लोदी को घेर लिया, और इब्राहिम लोदी फिर भी युद्ध लड़ता रहा। आखिरी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बीच रणभूमि में मार दिया और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी बन गया, अंतिम सुल्तान। और ये अंतिम सुल्तान ऐसा सुल्तान है जो रणभूमि में मारा गया है। देखो, ऐसे करके बाबर ने दिल्ली और पूरे आगरा पे कब्जा कर लिया। बहुत खतरनाक ये पूरी नीति थी। ठीक है, ये जो नीति थी बाबर की कि तोप ऐसे लगाना है और ये इधर करना है, इधर सैनिकों को भेजना है, ये बाबर की तुलुगमा पद्धति थी। ठीक है, उसने इसको उस्मानी या रूमी कहा है। भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल भी बाबर ने किया। बड़ा खतरनाक युद्ध था ये। मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ये बाबर ने बनाया होगा उस टाइम, ऐसा नहीं मैं देख के आया हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उन बुक्स के हिसाब से मैंने पूरी एक थ्योरी बनाई, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, और इसके हिसाब से ही मैंने आपको ये बताया है। ये पूरा चक्रव्यूह था बाबर का। इब्राहिम लोदी हार गया, और बाबर कहता है इब्राहिम लोदी के बारे में कि इब्राहिम लोदी एक नासमझ और अयोग्य सैनिक नेता था। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि हम किसी की रणनीति का आकलन कर लें। वो बिना सोचे समझे युद्ध को मोल ले लेता था, ये बाबर ने कहा है। और बाबर दिल्ली आगरे के किले में नहीं रुका कि मुझे दिल्ली और आगरे में रुकना है। बाबर जीतने के बाद दिल्ली आया और दिल्ली से एक छोटे से गांव में आ गया, और यहाँ पर उसने आराम बाग बनवाया। छोटे से एक टापू पे आराम बाग बनवाया, जिसमें बहते हुए पानी के पहली बार बाग बनवाए गए।
अब बाबर ये बताता है कि जैसे ही मैं एक गांव में पहुंचा तो वहां लोगों ने देखकर मुझे भागना शुरू कर दिया और उन्होंने गजब की शत्रुता का प्रदर्शन किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे देखते से ही भागना शुरू कर दिया। तो वो इसलिए क्योंकि जब तैमूर आया था और उसने आक्रमण किया था तो उसने कितनी लूटपाट की थी, उसका डर लोगों में था। उनको ये लगा होगा कि यार शायद बाबर भी ऐसा हो, लेकिन बाबर ने लोगों के बीच रहना पसंद किया। दिल्ली और आगरा में बाबर नहीं रहा। यह था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध के परिणाम ये रहे कि दिल्ली सल्तनत का अंत, ठीक, और मुगल काल। अब दिल्ली में मुगल काल शुरू। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मुगल काल स्टार्ट, क्योंकि अभी बाबर ने केवल दिल्ली आगरा जीता है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ राणा सांगा है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है, गुजरात है, जहाँ पर तो बाबर आने की हिम्मत भी नहीं करता, ना ही बाबर दक्षिण आने की हिम्मत करता है, बंगाल और जौनपुर। अब ये बाबर के सामने है कि बाबर को इनसे युद्ध करना है, तब तो भारत में मुगल काल शुरू होगा, नहीं तो भारत में मुगल काल कहाँ से शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली और आगरा को जीता है, और दिल्ली और आगरा की उस समय कोई हैसियत नहीं थी। चाहता तो राणा सांगा खुद कब्जा करके दिल्ली को जीत सकता था, दिल्ली पे अधिकार कर सकता था, लेकिन उसने सम्मान किया। ऐसा नहीं होता था कि हिंदू मुसलमान है, एक सम्मान होता था नेताओं का। एक सुल्तान का ही सम्मान करते थे कि हमें इस तरह से किसी का अपमान नहीं करना, ये राजपूतों की खासियत रही। ठीक, तुलुगमा पद्धति का यूज बाबर ने किया, जिसे उसने उस्मानी या रूमी कहा। बाबर की विजय का श्रेय बाबर ने तीरंदाजों को दिया है, तोपों को नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी भूल है। बाबर ने अपनी विजय का श्रेय अपने तीरंदाजों को दिया। बाबर ने ये बताया कि मेरे जो तीरंदाज थे, इनके बल पर ही मैं ये युद्ध जीत पाया हूँ, क्योंकि जिन लोगों को उसने आजू बाजू में रखा था और पीछे रखा था, उन लोगों ने तीरों से हमला किया था। ठीक है, और इसके बाद उसने तोप खाने की बात की है। ये दो सबसे बड़े कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण तुलुगमा पद्धति। चौथा सबसे बड़ा कारण इसकी अयोग्य नीतियां। किसकी? इब्राहिम लोदी की अयोग्य नीतियां। उसको कुछ नहीं पता था कि बाबर कैसे लड़ता, कोई अवलोकन नहीं किया उसने। ठीक है, स्थानीय नेताओं का साथ बाबर की विजय का एक बहुत बड़ा कारण है। स्थानीय राजाओं का साथ ये बाबर की विजय के कारण है। और बाबर अटैक करेगा क्यों, ये तो सब आपको पता ही है। बाबर का शुरू से मन था कि मैं हिंदुस्तान की संपत्ति को जीतूं। अब बाबर आ तो गया है, लोगों ने कहा चलें वापस। तो बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब सहन नहीं होगी, मुझे अब काबुल की गरीबी नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना काबुल वापस। तो लोगों ने, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ लड़ने आए थे, उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि एक दुश्मन देश में हम कैसे रह सकते हैं। तो उसने कहा कि हम इस्लाम का प्रचार सांप्रदायिक सद्भावना को रखते हुए करेंगे, हम संस्कृति के साथ भारत में रहेंगे, हम भारत में एक नई मिसाल कायम करेंगे, ये बाबर ने कहा। और बाबर ने ये फैसला किया कि अब मैं भारत में रुकूंगा। लेकिन भारत में रुकने से पहले बाबर को इन लोगों का सामना करना है, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मारखा कहते हैं। अब बाबर क्या करेगा, तो नेक्स्ट क्लास में बाबर क्या करेगा ये समझना है। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आने वाली क्लास में बाबर की बाकी के युद्धों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद।